Hello everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is fine. So हमने 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, है ना? So चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले लेट अस रिवाइज कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. ओके, सो व्हाट डिड वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर? फर्स्ट वन, वी स्टडीड अबाउट नर्मदा रिवर. Second, we studied about Suleiman and Kirthar hills. Okay. Third one, we studied about Garo hills and Vindhyas. Okay. हमने नर्मदा नदी के बारे में क्या जाना कि यहां पर जो सिविलाइजेशन थी, या फिर यूं कहिए कि इस नदी के आसपास जो लोग रहते थे उनको हम क्या बुलाते थे? उनको हम गैदरर्स बुलाते थे, है ना? गैदरर्स क्यों बुलाते थे? क्योंकि ये अपने आसपास के सराउंडिंग से अपना खाना जमा करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे. ओके. उसके बाद हमने सुलेमान एंड किरतार हिल्स के बारे में क्या जाना? वी स्टडीड कि सुलेमान एंड किरतार हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में सिचुएटेड है. और हमने इसके बारे में क्या जाना? यही कि आज से लगभग 8000 साल पहले यहां पर पहली बार व्हीट एंड बार्ले कल्टीवेट किया गया था. यही जाना. यहां के लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू किया था. फॉर एग्जांपल गोट या फिर शिप या फिर कई कैटल्स जैसे कि गाय है या भैंस है. राइट. सो हमने गारो हिल्स के बारे में क्या स्टडी किया? गारो हिल्स और विंध्यास के बारे में हमने ये स्टडी किया कि वहां पर बहुत ही डेवलप्ड एग्रीकल्चर देखने को मिलता है. गारो हिल्स के बारे में हमने क्या स्टडी किया कि नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है. और विंध्यास के बारे में हमने क्या स्टडी किया कि इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया. ठीक है. और दूसरा कि फर्स्ट टाइम यहां पर राइस ग्रो किया गया था. मतलब फर्स्ट टाइम जो राइस ग्रो किया गया था ना, वो जगह कौन सी है? विंध्य पर्वत के नॉर्थ वाली साइड, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जो साइड आती है वो. ये हमने स्टडी किया. और हमने क्या स्टडी किया था इसके बाद हमने कुछ नदियों के बारे में पढ़ा था. उन नदियों पर जो सिटीज बनी थी, उन सिटीज के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. उनकी सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. कौन सी नदियां थी वो? दैट वाज इंडस, गंगा, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है इनके बारे में जाना था. वेरास हमने इंडस नदी के बारे में. अच्छा, आप सबके लिए एक होमवर्क है. आपको इंडस नदी के ट्रिब्यूटरीज और गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. ठीक है. सो बैक टू द टॉपिक. इंडस नदी के बारे में हमने क्या जाना कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो नदियां आकर उससे मिलती है, ओके, वहां पर जो सिविलाइजेशन थी या फिर वहां पर जो सिटीज डेवलप हो रही थी, वो आज से 4700 साल पहले डेवलप हो रही थी. और गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने क्या जाना कि वहां पर जो सिटीज, गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के यहां पर जो सिविलाइजेशंस या फिर यूं कहिए वो जो सिटीज वहां पर ग्रो कर रही थी या फिर डेवलप कर रही थी, वो आज से कब हो रहा था? आज से 2500 साल पहले, यानी कि 2500 ईयर्स एगो. इसके बावजूद हमने और क्या जाना कि गंगा नदी के साउथ में हमने एक बहुत बड़ी किंगडम के बारे में जाना. उसका नाम क्या है? मगध. ओके. और मगध आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? आज हम इसे बिहार के नाम से जानते हैं. ठीक है. हमने यही जाना ना कि मगध के जो रूलर्स थे या मगध के जो किंग्स थे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे.
इन्होंने बहुत पावरफुल किंगडम बनाया था। ओके, और क्या जाना हमने? इसके बाद हमने ये जाना कि लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब इतने पुराने टाइम में भी लोग ट्रैवल कर रहे थे। कैसे? लोग ट्रैवल कर रहे थे, हमें यही जाना। कुछ लोग टेरिटरी के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, ओके, कुछ लोग टेरिटरी से बाहर ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ लोग टेरिटरी, हमारी टेरिटरी में एंटर कर रहे थे। इन नेचुरल फ्रंटियर्स को, कौन से नेचुरल फ्रंटियर्स? तो वो नेचुरल फ्रंटियर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो हमें नेचर ने दिए हैं, जैसे कि ये तीनों साइड जो है वो सी या फिर ओशन के पानी से कवर किया हुआ है। यहां पर डेजर्ट है, यहां पर तो पूरा जंगल ही था, ओके, यहां पर बर्फीला इलाका है ये पूरा, और यहां पर हमारी नदियां है। मतलब बहुत मुश्किल था इन फ्रंटियर्स को पार करना, इन बाउंड्रीज को पार करना, लेकिन फिर भी लोग ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोग अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर ही ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ लोग देश के बाहर ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारे देश में आ रहे थे, मे बी फॉर बिजनेस। ओके, सो इन सब के कारण क्या हो रहा था? इन सब के कारण हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को एक नई यूनिकनेस मिल रही थी। यही जाना था हमने। इसके बाद हमने क्या जाना था? इसके बाद हमने ये जाना कि हमारे देश के दो नाम हैं, दैट इज इंडिया एंड भारत। ये दो नाम हमारे देश को कैसे मिले, हमने यही जाना। इंडिया नाम हमें कैसे मिला? तो देखो, ईरान से आए हुए जो इरानियंस थे, इरानियंस, और ग्रीक से आए हुए जो ग्रीक्स थे, ओके, इन लोगों को इंडस नदी ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता था, तो ये उसको क्या बोलते थे? ये उसको हिंदोस या फिर इंडोस बोलते थे। इसी कारण इन लोगों ने यहां पर जो सिटीज थी, वहां पे जो लोग थे, उनको इंडियंस बोलना शुरू कर दिया था। मतलब हमारा नाम इंडिया, ऐसे हमें ये नाम मिला हमारे देश को। और फिर हमें भारत ये नाम कैसे मिला? तो देखिए, एक ऋग्वेद आज से कितने साल पहले कंपोज किया गया था? ऋग्वेद आज से 3500 ईयर्स एगो, मतलब आज से 3500 साल पहले बना था ये ऋग्वेद। उसमें ये जो सिंधु नदी है, इसके जो ईस्टर्न साइड में जो लोग रहते हैं, इनको भरत ऐसा मेंशन किया गया है। किन लोगों को? वो लोग जो इस लैंड पे रहते हैं। ठीक है, कौन सा लैंड? इंडस नदी के ईस्ट साइड वाला। इसके लिए हमारा नाम, हमारे देश का एक नाम भरत भी पड़ गया। लेकिन ध्यान से देखो, ये सारी तो इंफॉर्मेशन है ना भाई, ये तो पास्ट की इंफॉर्मेशन है। रशीदा का क्वेश्चन क्या था? रशीदा का क्वेश्चन था कि हमको ये सब कैसे पता चला, मतलब इतने हजारों सालों पहले की ये स्टोरीज, या फिर यूं कहिए इतनी इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलती है? कोई ना कोई सोर्स तो रहा होगा इसका। बात, सवाल तो उसका बहुत सही है। हाउ कैन वी नो कि आज से हजारों सालों पहले क्या हुआ था? सोचो सोचो, क्या रीजन होगा? हमको कैसे पता चला? ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है? फॉर एन एग्जाम्पल, उस समय का कोई न्यूज़पेपर तो था नहीं, है कि नहीं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमको 1000 साल पहले का एक न्यूज़पेपर मिल गया या 2000 साल पहले का एक न्यूज़पेपर मिल गया और हम उसको पढ़ रहे हैं और हमने जान लिया, हाँ भाई यही थी हमारी हिस्ट्री, पास्ट में ये सब हो रहा था। अच्छा, उस समय तो आई थिंक कैमरा भी नहीं था, ना ही कोई टीवी थी, तो हमको ये सब पता कैसे चलता है? सोचो सोचो। जवाब मिला? अब मिलेगा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। अच्छा, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है भैया? देखो, मैन्यू एक लैटिन वर्ड है। अब लैटिन क्या है? लैटिन एक लैंग्वेज है,
ठीक है, जैसे हमारी लैंग्वेज है ना, हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, गुजराती है, सिंधी है, बिल्कुल वैसे ही लैटिन एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में मनु का जो मतलब है वो होता है हैंड्स। इसका मतलब क्या? हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स। मतलब उसमें, मतलब हमें कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उससे हमें ये सब कुछ पता चला। अच्छा, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे बनते होंगे, किस चीज से बनते होंगे? तो देखो, मैन्युस्क्रिप्ट्स दो तरह की चीजों से बनती है, ठीक है? मेड बाय सॉरी मेड ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन, पाम ट्री जो होता है ना, पाम ट्री, उसका जो लीव्स हो, उसके जो लीव्स होते हैं, यानी कि क्या, उसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते, ठीक है, उन पाम ट्री के पत्तों से ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बनती है, लीव्स से, ठीक है? और दूसरा, ब्रीच नाम का एक पेड़ होता है। अच्छा, ब्रीच, ये पेड़ कहां पाया जाता है? ये देखो, ये हिमालय, आपको पता है हिमालयन माउंटेन्स या फिर हिमालयस का जो रीजन होता है, हिमालयस पर एक पेड़ होता है ब्रीच, जो वहां पर उगता है, ठीक है? उसका जो बार्क होता है ना, मतलब क्या, उसकी जो खाल होती है, उससे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बनते हैं जिन पर हम लिखते हैं, या फिर ये कहिए उस समय के लोग जिन चीजों पर लिखते थे ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स। और मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दो चीजों से बनती थी, पहला तो पाम ट्रीज के पत्तों से, और दूसरा ब्रीच का जो पेड़ था उसकी बार्क से। और ब्रीच ये पेड़ कहां मिलता था? हिमालयास पे। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई लिखते क्या थे? मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स पे कुछ तो लिखते होंगे ना वो लोग, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे कुछ तो लिखते होंगे, तो क्या लिखते थे? तो उस समय वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस लिखते थे। मतलब क्या, कि पूजा कैसी करनी है, या फिर हवन कैसे करना है, या फिर उसकी विधि क्या है, ये सारी चीजें वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखते थे। सोचो, इतने हजारों साल पहले की बात है। उस समय तो पेपर भी नहीं था, लोग इस तरह से पेपर बनाते थे और उस पर लिखते थे। और क्या लिखते थे? किंग्स अपनी स्टोरीज के बारे में लिखते थे। कुछ राइटर्स थे जो पोएम्स लिखते थे, कुछ राइटर्स या फिर यूं कहिए ऑर्थर्स जो एपिक्स लिखते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मेडिसिन का नॉलेज था, वो मेडिसिन के बारे में लिखते थे। सोचिए, इतने पुराने साल, इतने पुराने वक्त में लोग ये सारी चीजें इस तरह से पेपर बनाकर लिख रहे थे। अच्छा, कौन से लैंग्वेज में लिखते थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कौन से लैंग्वेज में लिखते थे? तो देखो, तीन लैंग्वेज मेंशन है आपकी बुक में। द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली संस्कृत, ओके। सेकेंड वन इज तमिल, एंड थर्ड वन इज प्राकृत। अब आप पूछोगे, भैया हमको संस्कृत लैंग्वेज तो पता है, हमको तमिल लैंग्वेज भी पता है, मगर ये प्राकृत लैंग्वेज कौन सी होती है, ये हमको नहीं पता है। तो देखो, प्राकृत ये वो लैंग्वेज है जो वहां के रीजनल, यानी कि वहां के जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो यूज करते थे। अच्छा, ऑर्डिनरी लोग यूज करते थे मतलब अभी भी क्लियर नहीं होगा। अगर आपने अपने सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड का, तो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में आज भी ऑलमोस्ट 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है, और हर रीजन पर अलग अलग लैंग्वेज होती है। मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो लोग मराठी ही बोलेंगे, लेकिन आपको बहुत सारी डिफरेंस दिखेंगे वर्ड्स का अगर आप महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में जाते हो। तो उसे हम कहते हैं प्राकृत लैंग्वेज, जो ऑर्डिनरी लोग वहां के यूज करते थे। तो प्राकृत लैंग्वेज में भी लोग लिखते थे। समझ में आया? इतना क्लियर है? सो सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स ही होंगे क्या जिन पर हम लिखते थे?
क्योंकि देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो भाई एट द लास्ट लीव्स और बार्क से बना हुआ है। ऐसी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है जो यूज। अच्छा, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमको आज भी होंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। आज भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमारे टेम्पल्स में रखी हुई है। बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स है जहां पर ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, या फिर यूं कही कि वहां पर रखी हुई है। अच्छा, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना, ये इजीली डिस्ट्रॉय की जा सकती थी। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स इनको खा लेते थे, या फिर वक्त के साथ ये खराब हो जाती थी। इसीलिए हमने बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसे ही गवा दिए। लेकिन वी डोंट नीड टू वरी, बिकॉज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक अकेला ही ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था। अब आप पूछोगे कि भैया फिर और कौन से सोर्सेस हैं? ठीक है, देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में तो अभी आपने पढ़ लिया। एक और चीज होती है इंस्क्रिप्शंस। दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हम लीव्स और बार्क पर लिखते हैं, पाम एंड कौन सा, ब्रीच का पेड़, सॉरी ब्रीच का ट्री। इंस्क्रिप्शंस में भी हम लिखते ही हैं, लेकिन ये हम हाथों से लिखते थे। यहां पर हम वर्ड्स को इंस्क्राइब करते हैं ऐसे सरफेसेस पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिन पर हम वर्ड्स या लेटर्स इंस्क्राइब करते होंगे? तो वो थे स्टोन्स या फिर मेटल्स। इन पर ना हमें जो भी लिखना होता है, जैसे कि राजा है, ठीक है, राजा अपनी जो वॉर की जो स्टोरीज होता था वो क्या करता था, वो पत्थरों पर और मेटल्स पर इंस्क्राइब करता था। अपना अगर कोई ऑर्डर उसे देना होता था तो वो क्या करता था, वैसा एक पत्थर लेता था या फिर कोई मेटल लेता था और उस पर ऐसा इंस्क्राइब करता था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस? मैन्यूस्क्रिप्ट्स जल्दी खत्म हो जाती है, वेयरएज इंस्क्रिप्शंस जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करता है। आज भी कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो सस्टेन करती है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, आपकी किताब में बताया हुआ है कि कांधार में, कांधार कहां पे है, आज के अफगानिस्तान में। कांधार, ये याद रखना, ठीक है, अफगानिस्तान में। कांधार में एक इंस्क्रिप्शन मिला है। ये इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था, किसके ऑर्डर पर बनवाया गया था? बाय अशोक। अच्छा, अशोक कौन है? अशोक भारत देश के एक बहुत महान राजा है, एक बहुत ही पावरफुल किंग। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपके आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजा अशोक जो थे उन्होंने एक ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो एक इंस्क्रिप्शन तैयार किया गया और उसको कहां रखवाया गया है? तो वो कांधार में रखवाया गया है। कांधार कहां पे आता है? आज के अफगानिस्तान में आता है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी, इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस है। ऊपर इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंस्क्राइब किया हुआ है, और उसको ट्रांसलेट करके अरामिक जो लैंग्वेज है ना उसमें इंस्क्राइब किया हुआ है अपने ऑर्डर्स को। अच्छा, ये इंस्क्रिप्शन आपको पता है कितने साल पहले का है? ऑलमोस्ट 2200 ईयर्स एगो का। कितने सालों पहले का इंस्क्रिप्शन है वो, आज भी हमको मिलता है और हम आज भी उसको स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गया या फिर ये इंस्क्रिप्शंस हो गई, ये हमको कहां से मिलता है? इनको कौन ढूंढता है? कोई ढूंढता होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं होता होगा कि हम चल रहे थे आसमान पर हमारे सर से गिर गया एक इंस्क्रिप्शन। ऐसा तो नहीं होगा कि हम चल रहे बस एक मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे सामने गिर गया आसमान से। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कौन होता है आर्कियोलॉजिस्ट? तो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट घूमते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं। वो क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। फिर वो जहां भी घूमते हैं या फिर कहीं कोई उनको हिस्टोरिक साइट मिल गई, वहां वो घूम रहे, तो वहां पर वो खुदाई करते हैं, मतलब क्या, एक्सकवेट करते हैं। ठीक है,
वो जमीन को खोदते हैं और उसमें से उनको जो चीजें मिलती है, ठीक है, उनसे वो उस पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हो, वो ऑब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? जैसे कि समझो उस समय की कोई बिल्डिंग रही होगी, ठीक है, बिल्डिंग रही होगी, अब तो पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी, खंडर बन चुकी होगी, तो उसको वो लोग स्टडी करते हैं कि ये कैसी रही होगी उस समय में, या फिर इस पर अगर कुछ लिखा हुआ है, समझो इंस्क्रिप्शंस वगैरह, कुछ ड्राइंग वगैरह बनाई हुई हैं, तो वो उन चीजों को स्टडी करते हैं कि भाई एक्चुअली उस समय के लोग लिखना क्या चाहते थे या फिर कहना क्या चाहते थे, ठीक है। वो और क्या ढूंढते हैं? तो वो पॉट्स, उस समय के जो पॉट्स होते हैं ना, उनको उनसे बहुत कुछ पता चलता है। उनको यूं समझ लीजिए, उस समय के जो ऑर्नामेंट्स थे, ऑर्नामेंट्स किससे बने हुए रहते थे? वो स्टोन से बनते थे या फिर मेटल्स से बनते थे। तो उन ऑर्नामेंट्स को वो लोग स्टडी करते हैं, मतलब क्या, गहनों को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मिट्टी से बनी हुई होती है, उनको स्टडी करते हैं और वो कोशिश करते हैं पास्ट को समझने की, इन सोर्सेस को समझने की। अब देखिए आपके बुक में, आई थिंक पेज नंबर 6 में, हाँ भाई पेज नंबर 6 पे ही ऐसे दो ड्राइंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक में पॉट बना हुआ है और एक में ऐसे रेक्टेंगल के कुछ कॉइन्स बने हुए हैं। तो ये जो पॉट है ना, ये 4700 ईयर्स पहले का है, और ये जो कॉइन्स है ये सिल्वर कॉइन्स है, मतलब चांदी से बने हुए हैं। आज से 2500 साल पहले की ये कॉइन्स है। इन सबको कौन ढूंढता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट इनको ढूंढता है। इन सबको कौन ढूंढता है? आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढता है। वेल, आर्कियोलॉजिस्ट कुछ प्लांट्स को भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि प्लांट्स तो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं ना जमीन के अंदर। सो अगर उस समय के लोगों ने कहीं पर कुछ आग वगैरह लगाई होगी और उसमें अगर उनको कुछ ग्रेन्स जल जाते हैं, तो वो उन ग्रेन्स से समझने की कोशिश करते कि उस समय पर वो लोग कौन से प्लांट्स को यूज करते थे। सो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी चीजों को ढूंढते हैं और उन पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, और इन सभी चीजों को लेकर जो पास्ट को स्टडी करता है उनको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस। उनको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? वो इन सभी चीजों को ढूंढते हैं, और इन सभी चीजों पर स्टडी कौन करता है? हिस्टोरियंस। उस वक्त को कौन स्टडी करता है? हिस्टोरियंस, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं? इन चीजों को सोर्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं और खुद डिटेक्टिव बनकर पास्ट के बारे में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सो दे आर लाइक डिटेक्टिव्स, एंड कैन यू सी और कैन यू इमेजिन कि कितना पैशनेटिंग है। मतलब सोचिए, ये लोग इन सभी चीजों से कुछ कुछ क्लूज जमा करते हैं और अपने पास्ट को स्टडी करने की कोशिश